व्यवसाय अध्ययन की इस क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत। आज हम जानेंगे आधुनिक प्रबंध या जो इसे हम साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोलते हैं। इसमें कुछ शब्दों का प्रयोग हुआ है, वो क्या है उन्हें हम समझेंगे। सबसे पहला शब्द इसमें आता है समयावधि में विनिर्माण, यानी कि निर्धारित समय में आप प्रोडक्शन कर लें। अब अगर ये देखा जाए तो बहुत आसान बात है, इसमें कोई बहुत ऐसी खास बात तो है नहीं, है ना। समयावधि में विनिर्माण, लेकिन फिर भी समझिएगा, जो भी प्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है उसमें जो माल आप लगाते हैं और उस पर कुछ लागत आती है, आप उस लागत को कम कर लें और ऐसा करते हुए निवेश पर प्रतिप्राप्ति यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो आपने पैसा लगाया है उस पर बदले में जो आपको आय होगी, रिटर्न मिलेगा, उसे ही हिंदी में इन्होंने निवेश पर प्रतिप्राप्ति कहा है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में सुधार आप कर सकें। कैसे कर पाएंगे? जो माल आप लगा रहे हैं उससे जुड़ी लागत को कम करके। तो ये जो माल प्रबंधन की स्ट्रेटजी है वही है समयावधि में विनिर्माण, यानी कि कम से कम समय में निश्चित समय में विनिर्माण यानी कि उत्पादन कर लें। ठीक है। इस प्रणाली का क्रियान्वयन केनबेन द्वारा किया जाता है, जो हमें यह बताता है कि उत्पादन प्रक्रिया के किसी स्तर पर हमें पुनः पूर्ति की आवश्यकता है या नहीं है। पुनः पूर्ति का मतलब है कि हमें और ज़्यादा सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे ये बात क्या है। थोड़ा थोड़ा इशारा आप तक पहुंच जाए, थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको हो जाए इन सारे शब्दों के बारे में। दूसरा है धीमा विनिर्माण। यह प्रबंध का दर्शन है। दर्शन मीन्स फिलोसफी, जिसमें किसी भी प्रकार के विनिर्माण प्रक्रिया या किसी भी व्यवसाय के उत्पादन में उत्पादन आदि की 7 हानियों में कमी लाने पर ध्यान दिया जाता है। अब कौन कौन सी 7 हानियाँ हो सकती हैं, एक बार मैं फिर से बता दूं। प्रबंध का एक दर्शन जिसके अंतर्गत जब आप निर्माण कर रहे होते हैं, यानी कि विनिर्माण की प्रक्रिया में होते हैं, या कोई भी किसी भी व्यवसाय में आप उत्पादन कार्य कर रहे होते हैं, तो उत्पादन कार्य में आपको 7 हानियों की संभावना रहती है। 7 प्रकार के लॉसेस हो सकती हैं और वो होती ही हैं, आपको उन्हें कम से कम करना है। ठीक है। तो ये हानियाँ कौन कौन सी होंगी? जैसे इंतज़ार का समय। अब इसका मतलब यह है कि आपको वेट करना पड़ रहा है कि माल नहीं आया, आप वेट कर रहे हैं बतौर लेबरर। ठीक है। या अगली स्टेज में जो लेबरर हैं वो खाली हैं क्योंकि पहली स्टेज का अभी काम नहीं पूरा हो पाया। ठीक है। परिवहन की लागत है, इसे आप कम कर सकते हैं, परिवहन पे अक्सर नुकसान होता है। प्रक्रिया यानी कि प्रक्रिया की लागत, गति की जो हानि है, संचित माल और रद्दी, ये इन सब में कहीं ना कहीं कुछ हानियाँ, कुछ लॉसेस हो सकते हैं। तो रद्दी की बर्बादी को यदि आप समाप्त कर पाएँ तो क्या कर पाएंगे? क्वालिटी में सुधार कर लेंगे, उत्पादन के समय में कमी आ जाएगी और लागत में भी कमी आ जाएगी। तो ये धीमा विनिर्माण हो रहा होता है क्योंकि हम इन लॉसेस को कम नहीं कर पाते। लॉसेस, इंतज़ार का समय, वेटिंग टाइम, परिवहन, प्रक्रियागत जो है गड़बड़ियाँ, गति की गड़बड़ियाँ, संचित माल और रद्दी, ये सब कुछ लॉसेस हैं। इन्हें कम किया जाए, यह भी मॉडर्न मैनेजमेंट इस पे ध्यान देता है। अब जो ज़्यादा पूछी जाने वाली चीज़ है एग्ज़ाम में, केजन है और 6 सिग्मा है। केजन बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, जैपनीज़ टेक्निक है, जैपनीज़ भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है बेहतरी के लिए सुधार, श्रेष्ठतर के लिए, बेटरमेंट के लिए परिवर्तन करना, चेंज करना। द्वितीय महायुद्ध में जापानियों ने इसे अपनाया, जापानियों ने इसे अपनाया। नाम क्या है? केजन। ठीक है। अमेरिका के विशेषज्ञ थे F.W. टेलर। इनके सिद्धांतों का उपयोग के माध्यम से उत्पादकता, ये बेसिकली क्या करते हैं? सिद्धांतों का उपयोग करते हैं और ऐसा करते हुए उत्पादकता में सुधार लाते हैं। केजन के जो उद्देश्य हैं उसमें अपव्यय शामिल हैं। अपव्यय का मतलब होता है वे क्रियाएं जो वस्तु और सेवाओं की लागत को तो बढ़ाती हैं लेकिन मूल्य में वृद्धि नहीं करती हैं। यानी कि उनका वस्तु, वो जो आपकी ऐसी क्रियाएं हैं जो वेस्टेज हैं, एक तरह की मटेरियल का, लेबर के टाइम का वेस्टेज, ठीक है, एनर्जी का वेस्टेज। तो ये जो वेस्टेज हो रहा है इससे क्या होगा? लागत तो आपकी बढ़ेगी लेकिन वस्तुओं के मूल्य नहीं बढ़ेंगे। वस्तुओं के मूल्य तब बढ़ सकती हैं जब आप कुछ ऐसा खर्च करें जो उनकी डिज़ाइन पर हो, उनकी क्वालिटी पे हो, तो उनका भी मूल्य भी बढ़ जाएगा। तो अगर आप वेस्टेज कर रहे हैं तो आप पाएंगे कि लागत बढ़ेगी लेकिन मूल्य नहीं बढ़ेंगी। तो अपव्यय जो हैं यानी कि वेस्टेज जो हैं उनको कम करना। ठीक है। समय पर आप डिलीवरी कर सकें माल की, उत्पादन भार, राशि एवं प्रकारों का एक समान करना, प्रमाणित कार्य, स्टैंडर्डाइज वर्क हो, ठीक आकार के उपकरण रखें और अन्य कुछ चीज़ें हैं। जापानी जो हैं वो इस शब्द का और भी अधिक गहराई से अर्थ लगाते हैं।
वे कहते हैं एक और ले जाकर अधिक उपयुक्त स्थिति में रखना। इसका मतलब क्या है? उसको बेहतर स्थिति में पहुंचा देना। यानी लगातार आप ये सोचें कि हम इसे कैसे, जो भी काम कर रहे हैं उसको हम कैसे और बेहतर वे में, बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। जिसे अलग से देखा जाता है वह प्रक्रिया है, वह प्रणाली है, वह उत्पाद है और वह सेवा है। चारों को अलग तरह से देखा जा सकता है। यह एक से प्रतिदिन की क्रिया है। कार्यस्थल का मानवीकरण करती है, यानी कि कार्यस्थल को जीवंत मानती है। शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के कठोर परिश्रम को समाप्त करती है। कठोर परिश्रम की बात नहीं, स्मार्ट, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क। ठीक है। लोगों को सिखाती है कि किस प्रकार से वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग कर तेजी से अनुसंधान कार्य किया जा सकता है, कैसे व्यावसायिक प्रक्रिया में अपव्यय के संबंध में जाना जा सकता है और उसे समाप्त किया जा सकता है। देखिए, हार्ड वर्क जो होता है ये एक रिक्शा वाला भी करता है, दिन में भी रिक्शा चलाता है, कभी कभी डे में भी और नाइट में भी चलाता है। इसके बावजूद भी उसकी इनकम बहुत कम है। वहीं पे कोई आईएएस अधिकारी है, आप देखिए, हार्डवर्क वो भी करता है लेकिन उसके हार्डवर्क का नेचर अलग है। वो रिक्शा नहीं चलाता लेकिन उसकी इनकम अलग है रिक्शा पुलर की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि वो स्मार्ट वर्क करता है। ये स्मार्ट वर्क ही है जो केजन की बात करता है। केजन है क्या? आपने क्या भी जाना? केजन केवल एक चीज़ है, एक और ले जा करके अधिक उपयुक्त स्थिति में रखना। अर्थात जो भी काम आप कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आपके पढ़ने का अपना तरीका है, आप लगातार कई कई घंटे पढ़ाई करते हैं, ढेर सारे क्वेश्चंस लगाते हैं, नंबर अच्छे नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई लॉस है जो हो रही है। ठीक है। कौन सी लॉसेस? ये जो अपव्यय हैं, अपव्यय ऊर्जा का हो रहा होगा, टाइम का हो रहा होगा, कोई गति मोशन इनमें गड़बड़ी हो रही होगी, पोस्चर की गड़बड़ी होगी। समय कम कर लें, समय पर आप अपना जो भी समय पर सुपुर्दगी विद्यार्थी के लिए क्या होगा, जो भी टॉपिक है उसे आप टाइम से लर्न कर लें या उसका होमवर्क जो है उसे क्वेश्चंस को लगा लें। ठीक है। तो इनमें कहीं पे भी अगर वेस्टेज हो रहा होगा तो आप पाएंगे कि आप उसमें अभी भी सुधार कर सकते हैं। तो केजन केवल ये देखता है कि किसी भी काम को करने का जो बेटर तरीका है, श्रेष्ठतर परिवर्तन कर लें। आप अपने कभी भी ये ना मान के चलें कि हम जो कर रहे हैं वही बेस्ट है, कभी नहीं होता किसी का भी। तो केजन केवल बेहतर तरीका ढूंढने पे फोकस करता है। आइए सिक्स सिग्मा भी जानते हैं। ये डेटा से प्रेरित मार्ग है किसी भी क्षेत्र में कार्यरत संगठन को गुणवत्ता की भिन्नताओं में कमी लाकर अकुशलता में कमी लाते हैं। गुणवत्ता की भिन्नता का मतलब है कि आपने मान लिया रोटी बनाना शुरू किया किचन में, एक रोटी तो ज़बरदस्त बनी, एकदम बढ़िया गोल गोल रोटी बनी, दूसरी कुछ इस तरह से बनी, और तीसरी ऐसी बनी कि जिसमें गोल गोल चकत्ते काले काले लग गए थे क्योंकि वो जल गई थी और श्रीलंका के नक्शे पर थी। तो क्या है, आपकी क्वालिटी में अंतर है। ठीक। आप क्या करेंगे, गुणवत्ता की जो भिन्नता है उसमें कमी लाएंगे, यानी कि डिफरेंशिएटेड जो क्वालिटी है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अगर ऐसा आप कर लेंगे, एक ही क्वालिटी की रोटियां बनाने लगेंगे तो क्या कहा जाएगा कि आप रोटी बनाने के एक्सपर्ट हैं। और अगर एक अच्छी बन गई एक खराब बनी तो आप अभी नौसिखिया कह जाएंगे। तो नौसिखिया होना यानी अकुशलता। अकुशलता में कमी लाने के लिए क्या करना होगा, एक ही गुणवत्ता की चीज़ें बनानी होंगी। समय और धन की बचत करने में भी ये हेल्प करता है। इसका ग्राहक मूल दृष्टिकोण है, मतलब ये ग्राहक को ही, सिक्स सिग्मा ग्राहक को अपने दृष्टिकोण में लेता है और वो मानता है कि अधिक कुशल प्रक्रिया, वर्तमान प्रक्रिया को और श्रेष्ठ बनाने के लिए डेटा का उपयोग किया जाना चाहिए। निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रति 10 लाख अवसरों में से 3 या 4 से अधिक दोष नहीं होने चाहिए। यानी कि 10 लाख अवसरों में 3 या 4 से ज़्यादा अगर दोष हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। मतलब अगर आपने 10 लाख यूनिट बनाए हैं तो अगर उसमें 3-4 मतलब फाल्टी प्रोडक्ट बन रहे हैं देन इट इज़ ओके, लेकिन अगर इससे ज़्यादा है तो गड़बड़ है। इसे किसी भी प्रक्रिया में प्रयोग में ला सकते हैं। आवश्यकता अनुसार आप संगठन आरंभन समर्थन प्राप्ति की भी सहायता इसमें आप ले सकते हैं। वो सब ऐसी चीज़ है जो अभी छोड़ दीजिए। संगठन आरंभन वगैरह समझ लीजिए कि जैसा संगठन है उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ चेंजेस करने होते हैं। ठीक है। तो आपने इन कुछ पॉइंट्स को पढ़ा। बेसिकली सिक्स सिग्मा भी वही काम करता है जो केजन करता है, लेकिन सिक्स सिग्मा डेटा का इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को बेटर करने पे फोकस करता है। इसका मेन फंक्शन ये है कि ये कस्टमर पर फोकस करता है और कस्टमर को क्वालिटेटिव गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करने पे जोर देता है। और इसके लिए ये मानता है कि हमारी गलतियाँ या हमारी जो कमियाँ हैं हमारे प्रोडक्ट में वो कम से कम हो। सिक्स सिग्मा। ठीक है। केजन कहता है कि काम करने की पद्धति जो है जो बेहतरीन हो सकती है हम उस पर फोकस करें और लगातार उसे खोजने की प्रक्रिया में लगे रहें। पढ़ने का तरीका, खाने बनाने का तरीका, नहाने धोने का तरीका, सब कुछ बेटर किया जा सकता है। एवरीथिंग कैन बी इम्प्रूव्ड इन दिस वर्ल्ड। जब से दुनिया बनी है तब से लेकर के लगातार मनुष्य क्या कर रहा है, यही तो कर रहा है।
हर तरीके को, सोने के, खाने पीने के तरीकों को हम इम्प्रूव कर रहे हैं, यही केसन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्यूल कौन थे? फ्यूल दरअसल प्रबंध की क्लासिकल विचारधारा के प्रणेता माने जाते हैं। टेलर जो है वो कारखाने में कर्मशाला स्तर पर श्रेष्ठतम कार्य पद्धति की रचना करने, दिन का जो उचित कार्य है वो कितना होना चाहिए, विविधात्मक मजदूरी प्रणाली या क्रियात्मक फोरमैनशिप के रूप में क्रांति लाने में सफल रहे। लेकिन हेनरी फयोल कहाँ पे आते हैं? हेनरी फयोल ने ये बताया कि प्रबंधक का कार्य है क्या दरअसल, और इसे पूरा करने के लिए किन किन सिद्धांतों का पालन किया जाएगा। यानी कि इन्होंने बेसिक प्रबंधन दिया, जैसे क्लासिकल मैनेजमेंट कहा जाता था या क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ टेलर का बात करते हैं कारखाना की और फयोल बात करते हैं ओवरऑल संगठन की। ठीक है, तो अगर हम बात करें फयोल हैं कौन? 1841 में जन्मे, 1925 तक रहे इस धरती पर। ये फ्रांसीसी प्रबंध जो है सिद्धांतकार थे, यानी कि सिद्धांत देने वाले थे। कौन से थे? फ्रांसीसी थे, फ्रांस से थे, जिसके श्रम वैज्ञानिक संगठन से संबंधित सिद्धांतों का 20वीं सदी के प्रारंभ में इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव था। 1860 में सेंट एटने की खनन अकादमी से खनन इंजीनियरिंग में उन्होंने, वो मैकेनिकल इंजीनियर थे, ये क्या थे? ये माइनिंग इंजीनियर थे, खनन इंजीनियर थे। और इन्होंने 1860 में सेंट एंटनी की खनन अकादमी से खनन इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की, स्नातक की। 19 वर्ष में इन्होंने खनन कंपनी डी कमेंट्री फॉर चंबीन डीकेजे विल्ले, इसमें कार्य जो है वह प्रारंभ किया। ठीक है, और अंत में 1888 से 1918 तक वहाँ के प्रबंध निदेशक के भी पद पर रहे। उनके सिद्धांत उत्पादन संगठन की प्रतियोगी उद्यम जो उन्हें अपनी उत्पादन लागत को नियंत्रण में रखना होता है के संदर्भ में प्रयुक्त किए जाते हैं, यानी उत्पादन लागत को आप कम कर लें, इसमें फयोल के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता रहा है। फयोल वो पहले व्यक्ति थे जिसने प्रबंध के 4 कार्य तय कर दिए थे। पहला कार्य था नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण, ये चारों कार्य। फ्यूल के अनुसार किसी औद्योगिक इकाई के कार्यों को इस तरह से आप बांटें कि वो तकनीकी अलग हो जाएं, वाणिज्यिक अलग हो जाएं, वित्तीय, सुरक्षा, लेखाकार और प्रबंधन, ये सब इनके कार्य हैं। ठीक है, ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए। मैनेजमेंट के कार्य इन्होंने कौन से बताए थे? 4, नियोजन, संगठन, निदेशन और नियंत्रण। इन हर डिपार्टमेंट में ये चारों कार्य जरूर हो रहे होंगे, जो उनके उनके अपने अपने मैनेजर कर रहे होंगे। तकनीकी डिपार्टमेंट में भी नियोजन, संगठन, निदेशन और नियंत्रण का कार्य हो रहा होगा, ऐसे ही वाणिज्यिक में भी, वित्तीय में भी, सब जगह। तो उन्होंने सुझाव दिया कि एक प्रबंधक में जो गुण होने चाहिए वो कौन कौन से हैं। शारीरिक गुण कुछ हैं, कुछ नैतिक गुण हैं, शैक्षणिक ज्ञान और अनुभव। वो ये मानते थे कि प्रबंध का जो सिद्धांत संगठन के प्रचलन के सुधार में सहायक हो सकते हैं, ठीक है, वह ऐसे हैं जिनकी क्षमता का कोई आरोप पारोवार ही नहीं है, जिनकी क्षमता की कोई लिमिट ही नहीं है। मतलब वो ये मानते थे कि प्रबंध के सिद्धांतों को अगर जान लिया जाए और उनका सही उपयोग कर लिया जाए तो हम बड़े आश्चर्यजनक परिवर्तन और सुधार और परिणाम दोनों प्राप्त कर सकते हैं। अधिकांश रूप में अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर उन्होंने प्रशासन की अवधारणाओं को विकसित किया। उनके द्वारा 14 सिद्धांत दिए गए। 1917 में उनकी एक पुस्तक आई, एडमिनिस्ट्रेटिव इंडस्ट्रियली एंड जनरली, एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियली एट जनरली। फ्रांस का थोड़ा सा टाइटल है, एक बार 2-3 बार उच्चारण करेंगे सही से हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियली एंड जनरली। इसमें इन्होंने विस्तार से 14 सिद्धांतों का वर्णन किया था। 1949 में यह अंग्रेजी में आ गई, जिसका नाम रखा गया था जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। इस शीर्षक के अंतर्गत ये किताब आई, याद रखिएगा कब आई? 1949 में जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। मूल रूप से ये किताब कब आई थी? 1917 में। कब आई थी? 1917 में। और किस नाम से आई थी? एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियली एंड जनरली। ये फ्रेंच टाइटल है, लेकिन 1949 में अंग्रेजी में इसी को जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट कहा गया। ठीक है, इन्हें जनरल मतलब सामान्य प्रबंध का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कहा जाता है। ओके, ये एक तस्वीर है इनकी, हेनरी फयोल की। आपने इनके बारे में बहुत कुछ जान लिया था, कुछ पॉइंट्स यहाँ से देखिएगा, पढ़ लीजिएगा। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो विकिपीडिया से जान सकते हैं। 14 सिद्धांतों में इनका जो पहला सिद्धांत है वह है कार्य विभाजन। आप पाएंगे कुछ चीज़ें फयोल और टेलर की मिलती हैं, उसे हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम इनके एक एक करके सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं। कार्य विभाजन का मतलब है, मैंने उस दिन बताया था कि आपको आपके यहाँ काम करने वाले हर व्यक्ति को ये क्लियरली बताना होगा कि उसका कार्य क्या है।
हर व्यक्ति हर कार्य करने के लिए ना तो पैदा होता है ना वो कर ही सकता है। हर व्यक्ति में अलग अलग विशेषताएं हैं, गुण हैं, दोष हैं। उसी के आधार पे उसकी जो इच्छा है, जो उसकी अभिरुचि है, जो उसकी योग्यता है, उसके अनुरूप उसे कर दिया जाए। तो फ्यूल कार्य विभाजन के बारे में कहते हैं, कार्य विभाजन का उद्देश्य एक बार के परिश्रम से अधिक उत्पादन और श्रेष्ठ कार्य करना है। एक बार के ही परिश्रम से आप ज़्यादा उत्पादन कर सकें दूसरों से और श्रेष्ठ कार्य कर सकें, ऐसा ही कार्य आपको मिले। विशिष्टीकरण जो है वो मानवीय शक्ति के उपयोग करने का कुशलतम तरीका है। जब आप कार्य विभाजन कर देंगे, लगातार एक व्यक्ति एक ही कार्य कर रहा है, तो वह उसमें धीरे धीरे विशिष्टीकरण यानी स्पेशलाइजेशन हासिल कर लेता है। विशिष्टीकरण ही मानवीय शक्ति के उपयोग करने का एक एफिशिएंट तरीका है। ठीक, यानी कि कार्य का बंटवारा इन्होंने कहा बहुत ज़रूरी है। इन्होंने कार्य का बंटवारा किया, इसमें इन्होंने विशिष्ट तथा प्रशिक्षित इस तरह के कर्मचारी थे, सबको अलग अलग कार्य दिए। इन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जिसमें वित्त, विपणन, उत्पादन, मानव संसाधन विकास ये सब थे, और उनमें भी अलग अलग लोगों को अलग अलग कार्य दिए। तो वर्क डिवीजन आप समझ गए होंगे। अधिकार और उत्तरदायित्व ये एक दूसरा सिद्धांत है जो बहुत पूछा जाता है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फेयोले कहते हैं कि अधिकार आदेश देने एवं आज्ञा पालन करने के अधिकार हैं, और उत्तरदायित्व अधिकार का उप सिद्धांत है। मतलब अगर आपको कोई काम करने के लिए दिया गया है, आप उसे निभा तभी पाएंगे जब आपको उस कार्य से संबंधित जो भी संसाधन है उनको यूज करने का अधिकार मिल जाए। संसाधन मानवीय भी हो सकते हैं और भौतिक संसाधन भी हो सकते हैं। मान लिया आपको मम्मी बिल्कुल भी किचन में एंट्री नहीं दे देती हैं। उनको लगता है कि आप जब कभी भी किचन में जाती हैं तो सब इधर उधर करके चली जाती हैं, तो उन्होंने मना कर रखा, नहीं किचन में तुम्हें नहीं जाना। लेकिन मान लिया किसी दिन आपको उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आज हमें बाहर जाना पड़ेगा तो खाना तुम्हें बनाना है। अब आपको खाना बनाने का उत्तरदायित्व मिल गया है, तो अब तो किचन में जाने का और वहाँ के संसाधनों को यूज़ करने का अधिकार भी चाहिए ना। अगर अधिकार ना दिया जाए तो क्या खाना बना लोगे? बगैर किचन में जाए कैसे बनाओगे? तो अधिकार और उत्तरदायित्व ये एक साथ चलते हैं। अगर किसी व्यक्ति से आप चाहते हैं कि वह कोई कार्य करे तो आपको ज़रूरी अधिकार उसे देने पड़ेंगे। अधिकार जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, अधिकृत जो कि आदेश देने का अधिकार है, और व्यक्तिगत आधार अधिकार जो कि प्रबंधक का व्यक्तिगत अधिकार होता है। जो अधिकृत आदेश देने का अधिकार होता है यह उसको पद से मिलता है, ठीक है, जो उसको पद है या जो उसको चार्ज मिला है उसका। और जो व्यक्तिगत आधार जो जिस पोस्ट पर वो काम कर रहा है उसकी वजह से मिलता है। मैं फिर से बता देता हूँ, अधिकृत आदेश देने का अधिकार जब कोई टास्क मिला है, कोई उसको केस मिला है, तो उससे रिलेटेड आदेश देने का अधिकार उसे मिल जाएगा, उस टीम का वो लीडर हो गया। अच्छा, वैसे जो उसका स्थायी डेजिग्नेशन है उसके आधार पर उससे कुछ व्यक्तिगत आधार बनेंगे, अधिकार बनेंगे, वह उनका भी प्रयोग कर सकता है। अधिकार औपचारिक और अनौपचारिक दोनों हो सकते हैं। प्रबंधक को अधिकार और उसके समान उत्तरदायित्व की ही ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी हम बात अभी कर ही रहे थे। संगठन को प्रबंधकीय शक्ति के दुरुपयोग से बचाव की व्यवस्था करनी चाहिए, और इसके साथ साथ प्रबंधक के उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए उसे आवश्यक अधिकार भी देने चाहिए। मगर ये ध्यान रखें कि कोई भी व्यक्ति कोई गलत दुरुपयोग न करे उन अधिकारों का। एक उदाहरण से इन्होंने बताया कि ग्राहक को 60 दिन के उधार की सुविधा दे दी जाए। एक विक्रय प्रबंधक है, उसको क्रेता से सौदा करना है, वो चाहता है, देखता है कि 60 दिन के उधार की सुविधा अगर आप ग्राहक को दे दें तो कंपनी को शुद्ध 50 करोड़ का लाभ होगा। माना कंपनी प्रबंधक को 40 दिन के उधार देने का अधिकार दे देती है। तो इससे पता चलता है कि अधिकार और दायित्व में समानता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं कि वो 50 करोड़ का शुद्ध लाभ जो है कमा के दे, और उसे लगता है कि वो 60 दिन का अगर उधार दे दे तो ऐसा हो सकता है, लेकिन आप उसे 40 दिन का ही उधार देने की अथॉरिटी देते हैं, तो जाहिर सी बात है वह उतना लाभ कमा करके नहीं दे पाएगा, है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उसके लिए जो अधिकार चाहिए वो उसे मिले। ठीक, आपके किचन वाला उदाहरण भी आप समझ गए होंगे। यानी कि अधिकार, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे ऑलवेज गो टुगेदर। अनुशासन, अनुशासन से अभिप्राय है कि संगठन के कार्य करने के लिए आवश्यक नियम और नौकरी की शर्तों का पालन करें आप। क्योंकि अगर अनुशासन नहीं है किसी संगठन में तो आप पाएंगे कि वहाँ सब मिसमैनेजमेंट होगा। परिवार एक संगठन है, अगर किसी परिवार में आप अनुशासन नहीं पाते हैं, कोई भी किसी सीनियर की बात कभी सुनता है, कभी ध्यान से नहीं सुनता है, कभी वो सीरियस बात बोल रहा है तो वे आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो ये अनुशासनहीनता है। और आप पाएंगे कि ऐसे परिवारों में प्रबंधन सही नहीं होगा। ऐसे परिवारों में आप ये भी पाएंगे कि वहाँ सब कुछ अस्त व्यस्त व्यस्त सा दिखेगा। कोई चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी तो वो ढूंढने नहीं मिलेगी आपको।
फेयोल कहते हैं कि अनुशासन के लिए करना क्या होगा, प्रत्येक स्तर पर अच्छे पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर, स्पष्ट एवं संतोषजनक समझौते और दंड के न्यायोचित विधान की आवश्यकता हो। अगर कोई व्यक्ति गड़बड़ करेगा तो उसको हम संतोषजनक रूप से उस सिस्टम को सही करेंगे। अगर कोई बहुत ज़्यादा फॉल्ट पे है, डिफ़ाल्टर है, तो उसको दंड की भी व्यवस्था लेकिन न्यायोचित होनी चाहिए। ठीक है, इन्होंने पूरी इस कहानी को आगे बताया है, एक बार पढ़ेंगे मुझे लगता है समझ जाएंगे। चलिए बता देता हूँ। प्रबंध एक श्रमिक संघ के बीच मान लिया समझौता हो गया, प्रबंध और श्रमिक संगठनों के बीच, जिसके अनुसार कंपनी को हानि की स्थिति से उबारने के लिए कर्मचारियों ने बिना अतिरिक्त मजदूरी लिए अतिरिक्त घंटे काम करने का समझौता कर लिया। प्रबंध ने इसके बदले में उद्देश्य के पूरा हो जाने पर कर्मचारियों की मजदूरी में वृद्धि का वायदा भी कर दिया। अब यहाँ अनुशासन का अर्थ क्या है, श्रमिक और प्रबंधक दोनों ही अपने अपने वादों को पूरा करें। श्रमिकों ने एक्स्ट्रा मेहनत की, लाभ हो गया कंपनी को, बाद में उन्होंने कहा कि नहीं भाई, जितनी तुम्हारी सैलरी उतनी ही दे पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे, तो फिर क्या होगा, अनुशासनहीनता दिखेगी, फिर श्रमिक जो है हड़ताल करेंगे, आंदोलन करेंगे। यही अनुशासनहीनता है। तो किसी भी संगठन में सफलता के लिए क्या चाहिए, अनुशासन। जिसका जो काम है वह वही काम करते नजर आए, कोई भी व्यक्ति इतर अपनी जिम्मेदारी से इतर कोई काम ना करे। अगला महत्वपूर्ण सिद्धांत, आदेश की एकता। फेयोल के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी का केवल एक ही अधिकारी होना चाहिए। वन बॉस शुड बी देयर। यदि कोई कर्मचारी एक ही समय में दो अधिकारियों से आदेश लेता है तो उसे आदेश की एकता का उल्लंघन माना जाएगा। अब आदेश की एकता का सिद्धांत यही कहता है कि भाई एक व्यक्ति को एक ही व्यक्ति आदेश दे, क्योंकि अलग अलग लोगों की सोच अलग अलग होती है। अगर एक व्यक्ति ने आपसे कोई काम कहा, दूसरे ने कुछ और काम कहा, तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि क्या करें। मान लेते हैं कि आप अपने स्टडी रूम में बैठे थे, तब तक पापा आए और उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा है, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, बाहर जो लॉन है उसमें पानी डाल देना, ठीक है, और ये काम हुआ मिले, ठीक, जब तक मैं लौट गया हूँ। उसके बाद में मम्मी जा रही थी मार्केट, उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा है कि घर की थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लेना, ठीक है, और मैं आधे घंटे में आऊँगी, तब तक मुझे ये काम जो है संपन्न मिले। अब आप कंफ्यूज हो गए कि आपको करना क्या है, पहले आपको लॉन सही करना है या घर के अंदर की सफाई करनी है, ठीक है। अगर नहीं करेंगे तो दोनों आकर के आपसे पूछेंगे। अब यहाँ पे कई बॉस हो गए तो गड़बड़ हो गया, एक व्यक्ति को एक ही व्यक्ति आदेशित करे, ऐसा इन्होंने इसमें कहा है, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ेंगे, अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको ये बात अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ ही जाएगी। मान लिया एक और उदाहरण से समझ लेते हैं, कोई एक टीम लीडर है, उसके अंडर में कई सारे लोग काम करते हैं, ठीक है। अपने टीम लीडर को उसने बताया कि आज किस किस व्यक्ति को किस किस शहर में जाना है और वहाँ पे कितने कितने लोगों से संपर्क करना है। अचानक से टीम लीडर का जो जोनल मैनेजर था, मान लेते हैं, वो आ गया और उसने सबसे रिपोर्ट लेनी शुरू कर दी। उसने कहा कि नहीं, वहाँ क्यों गए हो, वहाँ की जगह वहाँ जाना चाहिए। अब जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो कंफ्यूज हैं, टीम लीडर ने कुछ और कहा है, उसके सीनियर ने कुछ और कहना शुरू कर दिया, तो क्या होगा, वो पूछेंगे भाई अपने टीम लीडर से कि सर क्या करें, उन्होंने ऐसा कहा है, आपने ऐसा कहा है, वो पूछा पच्छी में टाइम खराब होगा, अल्टीमेटली काम नहीं हो पाएगा। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि इसने कुछ और कहा तो उसने कहा नहीं मैंने कहा था, मैं सीनियर हूँ, उसका भी उसने कैसे कह दिया कि नहीं वही करना है, तो ये खींचतान होगी, इससे काम नहीं चलने वाला। वर्कर्स विल बी मोर एंड मोर कन्फ्यूज, तो ये ठीक नहीं है। अधिकार जो है एक ही व्यक्ति को मिले आदेश देने का, वन बॉस शुड बी देयर ओनली। निर्देश की एकता, अब यहाँ पर था आदेश की एकता और यहाँ है निर्देश की एकता, थोड़ा सा डिफरेंस के साथ है, एक ही जैसा लगता है लेकिन थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है यही जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें और उसमें अंतर है कि वहाँ पर कमांड जो है कोई एक ही व्यक्ति देगा और यहाँ पर है डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब है दिशा, और दिशा जो है हमारे उद्देश्यों से तय होती है। तो थोड़ा सा पढ़ेंगे। संगठन को सभी इकाइयों को समन्वित और केंद्रित प्रयत्नों के माध्यम से समान उद्देश्यों की ओर अग्रसर होना चाहिए। तो आपकी दिशा जो है वह एक होनी चाहिए। गतिविधियों के प्रत्येक समूह जिनके उद्देश्य समान हैं उनका एक ही अध्यक्ष और एक ही योजना होनी चाहिए, ठीक है। यह कार्यवाही की एकता और सहयोग को सुनिश्चित करेगा। एक उदाहरण से समझ लीजिए कि एक कंपनी है, मोटरसाइकिल और कार का उत्पादन करती है, उसके लिए उसे दो अलग अलग विभाग बना लेने चाहिए। प्रत्येक विभाग की अपनी प्रभारी योजना और संसाधन होने चाहिए। किसी भी तरह से दो विभागों के कार्य एक दूसरे पर आधारित न हों, ठीक है। अब इन दो सिद्धांत आदेश की एकता और निर्देश की एकता में अंतर क्या है?
पीछे था वन बॉस होना चाहिए, और यहाँ ये है कि अगर आप कार और मोटरसाइकिल बना रहे हैं तो दोनों के दो विभाग बना दें और हर विभाग अपने में इंडिपेंडेंट हो। ये है अंतर, जान लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। पहला है आदेश की एकता। इसका अर्थ है किसी भी अधीनस्थ का एक ही अधिकारी हो, वही उसे आदेश दे और उसी के प्रति उसे उत्तरदायी होना चाहिए, यानी कि उसी को वो रिपोर्ट करेगा। निर्देश की एकता क्या है? समान उद्देश्य वाली क्रियाओं के लिए एक अध्यक्ष हो और एक योजना अधिकारी हो। जैसे कार कंपनी का एक अधिकारी, एक अध्यक्ष, और जो वही उसी कंपनी का जो दूसरा मोटरसाइकिल का डिपार्टमेंट है उसका एक अध्यक्ष हो, एक योजना अधिकारी हो। दूसरा, लक्ष्य की बात करें तो यह दोहरी अधीन स्थिति को रोकता है और यह क्रियाओं के एक दूसरे पे आच्छादन यानी एक दूसरे पे जो है मिंगल हो जाने को रोकता है। प्रभाव, यह कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करता है और यह पूरे संगठन को प्रभावित करता है। छठा उद्देश्य क्या है इनका? सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण। देखिए, हर कर्मचारी कुछ व्यक्तिगत उद्देश्यों के साथ किसी कंपनी में आता है। वो चाहता है कि उसका वेतन अधिकतम हो जाए, लेकिन अधिकतम वेतन अगर चाहिए तो अधिकतम उत्पादन करना पड़ेगा ना, तभी तो लाभ अधिकतम होगा, तभी कंपनी उसे अधिकतम वेतन दे सकेगी। ठीक है, तो उसे ये समझना होगा कि जो उसके व्यक्तिगत हित हैं उनकी पूर्ति तभी हो पाएगी जब जितने भी लोग वहाँ काम कर रहे हैं वो सामूहिक हितों के लिए काम कर रहे हैं, यानी कि सामान्य जो हित हैं, यानी कि जनरल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो क्या है? अधिकतम उत्पादन। तो अगर उन्हें अधिकतम उत्पादन के सामूहिक हितों पे अगर वो लग जाएं तो व्यक्तिगत हित जो हैं अपने आप पूरे हो जाएंगे, यानी कि व्यक्तिगत हितों का समर्पण करना पड़ेगा सामूहिक हितों के लिए। तो मुझे लग रहा है ये बात आप समझ गए होंगे। इसके आगे है कर्मचारियों को प्रतिफल। कुल प्रतिफल एवं क्षतिपूर्ति कर्मचारी एवं संगठन दोनों के लिए ही संतोषजनक होना चाहिए। कर्मचारी ही वह व्यक्ति हैं, वह लोग हैं जिनकी वजह से कंपनी होती है, संगठन होता है। तो कर्मचारियों को जो टोटल रेम्यूनरेशन आप देते हैं और कभी कभी अगर कोई इंजरी होती है तो उन्हें क्षतिपूर्ति भी देते हैं, ये कर्मचारी और संगठन दोनों के लिए ही संतोषजनक होना चाहिए। कर्मचारियों को इतनी मजदूरी अवश्य मिले कि कम से कम उनका जीवन स्तर लॉजिकल हो सके, तर्कसंगत हो सके, लेकिन साथ ही यह कंपनी की भुगतान क्षमताओं की सीमा में होनी चाहिए। पता लगे आप इतना भुगतान कर रहे हैं रेम्यूनरेशन का जितनी आपकी एज अ कंपनी औकात नहीं है तो भी नहीं चलेगा। दोनों के लिए, कंपनी के लिए भी और कर्मचारियों के लिए भी, जो न्यायोचित प्रतिफल हो सकता है, रेम्यूनरेशन हो सकता है, वो उन्हें मिले। अगर आप इसे यूँ कहना चाहें कि जब आप लोगों को न्यायोचित प्रतिफल देंगे, जितना देना चाहिए, न कम न ज़्यादा, तो एक अच्छा सा माहौल बनेगा। कर्मचारी तथा प्रबंध इनके बीच में मधुर जो है संबंध हो जाएंगे और इससे क्या होगा कि कंपनी का कार्य सुचारू रूप से चलेगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा। एक और सिद्धांत जो फयोल ने दिया है वो केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दिया है। केंद्रीकरण जान लीजिए, अगर आपके घर में पापा जो कहते हैं, पापा वो जो कहते हैं सिर्फ वही चलता है, घर का सारा अधिकार पापा के पास है। जैसे पैसा जो रखा जाता है पापा अपनी ही तिजोरी में रखते हैं, मम्मी को कोई भी पैसा नहीं देते। मम्मी को अगर सब्जी भी लेनी होती है तो वो कहती हैं कि ज़रा 100 रुपये दे दीजिए, सब्जी वाला आया है, ज़रा सब्जी ले लें। एक एक चीज़ के लिए मम्मी को पापा पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट होना पड़ता है। कोई भी अपने निर्णय ले तभी पाएगा जब वो पापा से डिस्कस कर लेगा। तो यहाँ पर सारी की सारी शक्तियाँ पापा ने घर की अपने हाथों में ले रखी हैं, इसको केंद्रीकरण कहा जाएगा। लेकिन मान लिया पापा क्या करें, हर व्यक्ति की जो योग्यता है उसके अनुरूप उसे कुछ कुछ काम दे दें। जैसे उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, मम्मी से आपकी कहा कि भाई ऐसा है कि घर का जो मैनेजमेंट है, कुछ सामान लाना है, सब्जी लाना है, घरेलू सामान लाना है, ये सब आपको देखना है, मुझे बिजनेस में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो घर की चीज़ें आप देखिए, उसके लिए आप बताइए कि आपको कितना महीने भर में कितना बजट चाहिए और इतने बजट में आप अपने घर का खर्चा चला लेंगी, उतने पैसे आप हमसे शुरुआत में ले लीजिए। ठीक है, प्रारंभ में जितना भी आपको पैसा चाहिए उतना पैसा दे दिया, शुरुआत में वो बैलेंस के रूप में हो गया। महीने भर में जो भी खर्चे हुए उनका एक ब्यौरा वो बनाए और कितने खर्च हो गए और कितने और उन्हें अभी दे दिए जाएँ, ये एक सिस्टम पापा ने उनको दे दिया। तो उन्होंने पैसे उन्होंने दे दिए, जिम्मेदारी दे दी, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों दे दी। तो अब क्या हुआ, ये इन्होंने पैसे की शक्ति ट्रांसफ़र कर दी और जिम्मेदारी भी ट्रांसफ़र कर दी। इसी को विकेंद्रीकरण कहा जाएगा। मान लिया आपको कोई जिम्मा मिला, आपको घर की साफ़ सफाई मिली, तो घर की साफ़ सफाई अगर मिली तो साफ़ सफाई का मतलब यह है कि जो भी साफ़ सफाई करने वाले कर्मचारी हैं उनसे आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, वो भी जान जाएंगे कि हाँ हमारे बॉस यही हैं, क्योंकि इनको ये जिम्मा मिला है कि ये हमसे साफ़ सफाई प्रतिदिन करवाते रहें अच्छे से।
तो वो आपकी बात सुनेगा। अगर पापा ने आपको ऑथराइज नहीं किया उस कर्मचारी को आदेश देने का, कोई ऑर्डर देने का, तो शायद वो आपकी बात ना मान के पापा की ही बात माने। और मान लिया आपने कोई बात कही और पापा अगर बार बार आपके आदेश को बदल देते हैं तो भी वह कर्मचारी आपकी बात शायद नहीं मानेगा। घर का वो साफ सफाई करने वाला नौकर शायद आपकी बात नहीं मानेगा। तो आपको कंप्लीट अथॉरिटी मिले इसके लिए पापा को अपनी अथॉरिटी उस कर्मचारी से बात करने वाली आप पे शिफ्ट करनी होगी, ट्रांसफ़र करनी होगी। तो जो अथॉरिटी आपको मिल जाएगी तो आप घर की साफ सफाई का जो दायित्व है वो निभा पाएंगे। इस पूरी स्थिति को विकेंद्रीकरण बोलते हैं। जब जो बॉस होता है वो अपनी शक्तियाँ अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को इसलिए ट्रांसफ़र कर देता है कि वह अपने दायित्वों को पूरा कर पाएँ। इसको हम विकेंद्रीकरण बोलते हैं। ठीक, इन्होंने उदाहरण देकर के बताया कि पहले ये होता था कि केवल केंद्र सरकार होती थी या स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट होती थी। फिर ये हुआ कि नहीं भाई, शक्तियाँ जो हैं वो गांव के लेवल तक पहुँचे, तो पंचायत बनाई गई, वहाँ प्रधान बनाया गया। प्रधान ही गांव का ही एक व्यक्ति तय करेगा कि हमारे गांव में हम क्या क्या विकास करेंगे। ये क्या है? ये राष्ट्रीय स्तर पर अधिकारों का और जिम्मेदारियों का विकेंद्रीकरण हुआ। एक उदाहरण अच्छा है ये। ठीक है, बात समझ गए होंगे। सोपान श्रृंखला क्या होता है? इसको स्केलर चेन बोलते हैं। इसका मतलब यह होता है कि जैसे एक पूरा होता है, कोई कंपनी है तो उसमें एक व्यक्ति जो होगा वो सीईओ होगा। ठीक है, फिर उसके अंडर में जो है विभिन्न डिपार्टमेंटल हेड होंगे, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर होगा, परचेज मैनेजर होगा, मार्केटिंग मैनेजर होगा। फिर इनके अंदर विभिन्न मैनेजर होंगे। ठीक है, और उसके बाद में फिर सुपरवाइजरी मैनेजर्स होंगे और फिर मैकेनिक्स काम कर रहे होंगे। तो आपने 3 स्तर पढ़े थे ना, ये टॉप लेवल हो गया, ये मिडिल लेवल हो गया और इसके नीचे सुपरवाइजरी मैनेजर, वो लोअर लेवल हो गया। अब इसमें है क्या कि मान लिया नीचे का कोई मैकेनिक है, मैकेनिक, उसको कोई समस्या आ रही है तो वो जा करके सीधे सीईओ से बात नहीं करेगा, करना भी नहीं चाहिए। अगर मैकेनिक को कोई समस्या है तो अपने फोरमैन या अपने सुपरवाइज़र से ये बोलेगा कि सर आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम, ठीक है, प्लीज़ सॉल्व इट आउट एज सुन एज पॉसिबल। तो उसका जो फोरमैन है वो ऑथराइज भी है, उसके पास अधिकार भी हैं विकेंद्रीकरण सिस्टम में, तो वो उसकी समस्या का समाधान कर देगा। लेकिन अगर मान लिया ये सीधे इसको छोड़ करके ऊपर कहीं जा करके सीईओ से बात करता है तो सब गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो यही बात इन्होंने बताई है। हर व्यक्ति कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये एक सिस्टम है। देखिए, एक स्थिति है, एक अध्यक्ष हैं जिनके अधीन 2 अधिकार श्रृंखलाएं हैं। एक में खा गा घा अंगा चा काम करते हैं और दूसरे में छा जा झा या ता जैसे लोग काम करते हैं। यदि अंगा ड़ा से संप्रेषण करता है तो उसे अंगा घा 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 झा झा के मार्ग से चलना होगा, क्योंकि यहाँ सोपान श्रृंखला के सिद्धांत का पालन हो रहा होगा। थोड़ा सा इसे आप स्थित से देख लीजिए। देखिए, ये सोपान श्रृंखला है, इसमें अगर पी जो है डायरेक्टली ई से बात करना चाहें तो नहीं कर सकते। अगर पी को ई से बात करना है तो पी अपने सीनियर ओ से बोलेंगे, ओ अपने सीनियर एन से बात करेंगे, ए एम से बात करेंगे, ए एल से संपर्क करेंगे और एल ए से संपर्क करेंगे। एल तक जब बात पहुंचेगी तो एल अपने जूनियर को बताएंगे कि भाई नीचे से कोई समस्या आई है, बी अपने सी को बताएंगे, सी डी को बताएंगे, और फिर बात डी से ई तक पहुंचेगी। ये है स्केलर चैन। डायरेक्ट पी ई से बात नहीं कर सकते हैं संगठन में। ठीक है, यही सिस्टम होना चाहिए, ऐसा माना जाता है। तो इसे स्केलर चैन बोला जाता है। एक बार पढ़ेंगे इसे, समझ में आ जाएगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। व्यवस्था, व्यवस्था अगला है। व्यवस्था का मतलब सिस्टम। अधिकतम कार्यकुशलता अगर आपको चाहिए तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए जो लोग और जो समान उचित समय है वो उचित स्थान पर आप कार्य करें, यानी अधिकतम कार्य कुशलता के लिए लोग एवं समान उचित समय पर उचित स्थान पर होने चाहिए। इसे हम बोलते हैं फॉर मैक्सिमम वर्क एफिशिएंसी, राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। ओके, राइट पर्सन राइट प्लेस राइट टाइम पे होने चाहिए। ठीक है, यही सिस्टम है, इसी को अरेंजमेंट बोलते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मान लीजिए कि दुर्व्यवस्था है। समता का तात्पर्य होता है सभी कर्मचारियों के प्रति निष्पक्ष रहें, कोई भाई भतीजावाद ना हो। किसी एक व्यक्ति को सिमिलर परिस्थिति में आपने दूसरा ट्रीटमेंट दिया, दूसरे को तीसरा ट्रीटमेंट दिया, तो वहाँ पे असंतुष्टि जन्मेगी। फयोल कहते हैं कि आप कभी भी पक्षपातपूर्ण व्यवहार ना करें, पूरी तरह से निष्पक्ष रहें और सद्बुद्धि के साथ आप ऐसा कर सकेंगे, अनुभव भी लगेगा इसमें।
ठीक है। प्रबंधकों के श्रमिकों के प्रति व्यवहार में यह सिद्धांत दया भाव और न्याय पर जोर देता है। यदा कदा बल प्रयोग को अनियमित नहीं मानता है, मतलब डांटना समझाना ये सब चलेगा। सुस्त व्यक्तियों के साथ सख्ती से व्यवहार भी आप करें, लेकिन ये ना हो कि एक व्यक्ति सुस्त था तो आपने उसे कुछ नहीं कहा और दूसरे को आपने इतना डांट दिया, तो ये सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये ना हो, कर्मचारियों में समता रहे। कर्मचारियों की उपयुक्तता, उपयुक्तता का मतलब है कि कर्मचारी जो हैं वह बहुत ज़्यादा संख्या में भी ना हो और बहुत ज़्यादा कम भी ना हो। अगर कर्मचारियों की संख्या कम या ज़्यादा हो गई तो भी काम नहीं चलेगा। कभी आपके घर में कोई प्रोडक्शन का काम शुरू हुआ होगा तो आप देखते हैं कि एक मैसन यानी एक मिस्त्री आता है, घर अगर बन रहा हो, और उसके साथ 2 या 3 लेबरर्स आते हैं। मान लीजिए कि एक मिस्त्री आपने बुलाया और उसके साथ जो है एक ही लेबर आया, तो जिस समय वो जो मिक्सचर बनाएगा, मसाला जिसे बोलते हैं, तो उस समय वो ईंटें नहीं दे पाएगा। जिस समय वो ईंटें देगा तो ये जो मिस्त्री है खाली बैठा रहेगा। तो जनरली हम क्या करते हैं, 2 लोगों को लेकर के आते हैं, तो एक ईंटें वगैरह सप्लाई करते रहेगा, दूसरा मसाला उसे सप्लाई करता रहेगा। मान लिया हमने एक मिस्त्री के साथ एक और बंदा बुला लिया, ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जो है ईंटों की सप्लाई करेगा, ये मसाले की करेगा, और ये सारी जो है चीज़ें जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें अस्त व्यस्त पड़ेंगी, मसाला गिर रहा है, ईंटें अगर नहीं सही से पहुंच पा रही, इन दोनों में से जिनको भी कुछ कमी लग रही होगी उनको सपोर्ट करेगा। तो यहाँ तक तो ठीक है। मान लिया एक मिस्त्री पर आपने एक और बुला लिया कर्मचारी, एक और बुला लिया, तो अब जब आवश्यकता नहीं है लोगों की, ज़्यादा लोगों की, तो क्या होगा, ये जो चौथा वाला है इसके पास काम नहीं होगा, ये खाली बैठ करके बीड़ी पिएगा बैठ करके। तो जो बाकी के 3 काम कर रहे थे वह भी देखेंगे, देखने से लोगों की इच्छा होती है इस तरह के नशे करने की, तो वह भी बैठ जाएंगे खाली। तो क्या पाएंगे आप, लेबरर का मिसयूज़ हो रहा होगा। लेकिन आपने देखा क्या इस उदाहरण से कि अगर एक मिस्त्री के साथ एक ही लेबर था तो भी वो आइडियल सिचुएशन नहीं थी, और एक के साथ अगर 7-8 आप बुला लें तो भी आइडियल सिचुएशन नहीं है, वहाँ पर लेबरर खाली बैठे रहेंगे। ठीक, तो ज़रूरत इस बात की है कि कर्मचारी उपयुक्त हों। ठीक है। पहल क्षमता, फ्योल ये मानते हैं कि कर्मचारियों को सुधार के लिए अपनी योग्यताओं के विकास और उनको लागू करने के लिए आप प्रोत्साहित करें। पहल क्षमता का अर्थ होता है स्वयं अभिप्रेरणा की दिशा में पहला कदम उठाना, इसे बोलते हैं इनिशिएशन या इनिशिएटिव कदम उठाना। कर्मचारी जो हैं आप उन्हें इतना अधिकार दें कि अगर वो अपने तरीके से कोई काम करते हैं और अगर वो अच्छा कर पाने की संभावना रखते हैं, कभी कभी सफल नहीं भी होंगे, तो आप उन्हें डिस्करेज मत कीजिए। जो किसी भी कर्मचारी में किसी नई पद्धति से किसी कार्य को करने की अगर क्षमता है तो आप उसे प्रोत्साहित करें। इससे क्या होगा कि वो नई नई रीति को अपनाने के लिए हिम्मत कर सकेगा, और इससे नई नई पहल क्षमता के माध्यम से नए नए आइडियाज़ उस कंपनी में अगर प्रयोग में लाए जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि उससे संगठन जो है वह काफ़ी आगे बढ़ सकता है। अंतिम जो इसमें सिद्धांत आता है वह है सहयोग की भावना, टीम स्पिरिट जिसे हम बोलते हैं। फ्योल कहते हैं कि प्रबंध को कर्मचारियों में एकता और पारस्परिक सहयोग की भावना को बढ़ावा देना ही चाहिए। ऐसा ना होने पर उद्देश्य प्राप्त करना बेहद कठिन हो जाएगा। इससे समन्वय की भी हानि होगी। अगर सहयोग नहीं भावना होगी तो समन्वय की हानि इसलिए होगी कि प्रबंधक को समन्वय बनाने में फिर दिक्कत होगी। सहयोग वही तो है, इंटेंडेड कोऑपरेशन इज बेसिकली कोऑर्डिनेशन व्हाट इज़ कॉल्ड। सो सहयोग की भावना में भी दिक्कत आएगी। तो कर्मचारियों से पूरी बातचीत में मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करना चाहिए। मतलब वो मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा नहीं, उसे बोलना चाहिए हमें ये करना है। तो एक अपनापन का भाव आता है, टीम का भाव आता है। तो आपने देखा सहयोग की भावना टीम स्पिरिट की बात करती है। केवल 14 सिद्धांत जो आपने देखे, तो 14 सिद्धांत थे, बुनियादी सिद्धांत हैं, बेसिक सिद्धांत हैं। फयोल ये चाहते हैं कि जो मैनेजर है उसे ये इन सिद्धांतों का उपयोग करना ही चाहिए। एक तस्वीर आपके सामने देखिए है, कितने अच्छी मुद्रा के साथ ये मैनेजर अपने कर्मचारियों को समझा रहा है। दे आर आल्सो वेरी मच इंटरेस्टेड इन लिसनिंग एंड फॉलोइंग द व्हाट इज बीइंग सेड। ओके, तो कर्मचारी सुझाव प्रणाली क्या है कि ये इनसे बाकायदा ये कोई सुझाव दे रहे हैं, कोई नया प्रोजेक्ट लेकर के आए तो ये इनको प्रोत्साहित करें कि हाँ आपका आइडिया अच्छा है, इसमें ये कमियां हैं, इन सुधारों के बाद ये बड़ा अच्छे से लागू हो सकता है। समन्वय की परिभाषा जो है, पहले क्या था अभी क्या था, 14 सिद्धांत। कार्य विभाजन में कर्मचारियों के कार्य और रूपांकन में सामान्यकरण यानी कि जनरलाइजेशन था। इसमें आज ये कर्मचारियों के जो कार्य होते हैं उन पे चर्चा की जाती है। अधिकार एवं उत्तरदायित्व, इसमें प्रबंधकों को अधिकार मिले ही हैं ऐसा माना जाता था। अब इसका फोकस हो गया है कि कर्मचारियों के पास भी शक्तियाँ हैं। अनुशासन, पहले औपचारिक नियंत्रण होता था, अब औपचारिक
अनौपचारिक नियंत्रण भी यहाँ पर होता है। आदेश की एकता का मतलब है अधीनस्थ कर्मचारी केवल एक उच्च अधिकारी से अधिक आदेश प्राप्त करते थे और उसी को रिपोर्ट करते थे। यहाँ कई प्रबंधकों को प्रतिवेदन करना होता है कर्मचारियों को, ठीक है, किया जाता है। अभी थोड़ा सा चेंजेस हो गए हैं, ठीक है। निर्देश की एकता, कार्यों की एक योजना एवं उसका एक प्रबंधक होना चाहिए। आज के समय में बहुत सारी योजनाएं, मल्टी प्रोजेक्ट एक साथ चलते हैं तो अलग अलग प्रबंधक होते हैं, सबके साथ लाइजनिंग बिठानी पड़ती है। व्यक्तिगत हित का समान अच्छाई के लिए समर्पण करना, कर्मचारी संगठन के प्रति समर्पित है, संगठन कर्मचारियों के प्रति और कर्मचारी संगठन के प्रति समर्पित है। ये थोड़ा सा चेंज आया, इसमें केवल कर्मचारी समर्पित था, यहाँ संगठन कर्मचारियों के प्रति और कर्मचारी संगठन के प्रति समर्पित है। कर्मचारियों का प्रतिफल न्यायोचित भुगतान प्रणाली हो, यहाँ क्या है, निष्पादन आधारित, जैसा परफॉर्म करोगे वैसा रिम्यूनरेशन। केंद्रीकरण, ऊपर से निर्णय लिया जाता है, नीचे अप्लाई किया जाता है, यहाँ क्या है, कार्य के उपयुक्त जैसा निर्णय होगा आवश्यक वैसा लिया जाएगा। सोपान श्रृंखला यहाँ पर औपचारिक होती थी, संप्रेषण का माध्यम यही हुआ करता था जो मैंने आपको पीछे बताया था। ये क्या है, वर्तमान में सोपान श्रृंखला जो है वो थोड़ा सा अनौपचारिक हो गई है। व्यवस्था नियंत्रण है तो आंतरिक सूचना प्रणाली होनी चाहिए, यहाँ व्यवस्था वर्तमान में क्या है, समन्वय है तो आंतरिक सूचना प्रणाली रहे। नियंत्रण की जगह यहाँ स्थान समन्वय ने ले लिया। समता, दयालुता के साथ प्रतिबद्धता के साथ काम करना, यहाँ क्या है, स्वामित्व भावना से प्रतिबद्धता प्राप्त करना। कर्मचारियों में ही आया कि वह कंपनी उनकी है, इसे बोलते हैं सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ठीक है। कर्मचारियों के जो कार्यकाल हैं, कर्मचारियों को प्रशिक्षण एवं संगठन में टिके रहने के लिए प्रोत्साहित करना, कर्मचारियों को निरंतर प्रशिक्षित करते रहना और उनके विकास को बढ़ावा देना। पहल क्षमता, कर्मचारी अगर अपनी कोई बात, नए विचार वगैरह कहते हैं तो उन पे भी प्रबंधक विचार करते हैं। वर्तमान में क्या है, कर्मचारी नए नए विचार लाते हैं और उनका क्रियान्वयन करते हैं। प्रबंधकों को विचार करने की आवश्यकता नहीं, इतनी अथॉरिटी इन्हें ऑलरेडी दी गई होती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। अगर कुछ गड़बड़ होगा तो उसका लॉस भी इन्हीं को ही बियर करना होता है। सहयोग की भावना, कर्मचारी में उच्च मनोबल बनाए रखने के लिए, यहाँ माँ हो गया है, मनोबल लिखा है, मनोबल कर लीजिएगा, म में बड़ा की मात्रा नहीं होगी। कर्मचारियों का मनोबल बनाए रखना उतना अनिवार्य नहीं है, ऐसा यहाँ पर माना जाता है क्योंकि उनका मनोबल ऑलरेडी अच्छा है, ठीक है, ये माना गया। तो खैर, फेयोल और टेलर की अगर तुलना करना चाहें तो यहाँ कुछ बातें बताई गई हैं जो आप पहले से पढ़ चुके हैं, ये पूछा भी जाता है, ठीक है। तो हेनरी फेयोल प्रबंध के उच्चतम स्तर की बात करते हैं और ये बात करते हैं कारखाने की। आदेश की एकता के कट्टर पक्षधर हैं फेयोल, इन्होंने इसे बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना है। इन्होंने कार्यात्मक फोरमैनशिप में 8 विशेषज्ञों से आदेश प्राप्त करने की बात की है। प्रयोजनीयता, ऑब्जेक्टिविटी, इन्होंने कहा यह सार्वभौमिक रूप से उपयुक्त है और इन्होंने कहा विशेष परिस्थिति में ऑब्जेक्टिविटी ठीक है। रचना का आधार, इन्होंने जो हेनरी फेयोल ने जो अपने सिद्धांत दिए इनके व्यक्तिगत अनुभव थे। हेनरी फेयोल ने बाकायदा ऑब्जर्वेशन किया और एक्सपेरिमेंट किए। इसमें एवं के आगे लिखना भूल गए हैं, परीक्षण लिखना चाहिए, अवलोकन एवं परीक्षण, ठीक। केंद्र, इनका केंद्र क्या है, कुल प्रशासन में सुधार लाना, और ये फैक्ट्री की बात कर रहे हैं तो उत्पादकता में वृद्धि की बात करते हैं। व्यक्तित्व, ये क्रियान्वयक है और ये वैज्ञानिक है, ठीक। अभिव्यक्ति का सिद्धांत, प्रबंध, इन्हें प्रशासन के सामान्य सिद्धांत कहा गया है और इन्हें वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत कहा गया जो टेलर ने दिए हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, सारांश पीछे दिया गया है। इस चैप्टर में बाद में जो भी क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, इन सारे क्वेश्चन आंसर्स को एक एक करके बाकायदा विधिवत पढ़िए, और अगर किसी भी क्वेश्चन के आंसर में आपको लगता है कि कोई अटकाव है, कोई दिक्कत है, तो मुझसे डिस्कस करने में कोई भी संकोच नहीं करेंगे। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दें और अगर कोई समस्या है तो पूछें ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद।